बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 55, मंडे, अप्रैल 27। हमने पिछले वीक अपने लेक्चर का आगाज या जिस टॉपिक को हमने शुरू किया था वो था फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क को समझने से पहले हमने एक एग्जाम्पल दी थी कि अगर आप लोग इस बात पर गौर करें, अगर आप लोग से पूछा जाए कि किसी के घर अगर हम दावत में जा रहे हैं या हमारे यहाँ घर पे कोई दावत में आ रहा है तो बच्चों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, और आप लोगों ने अपने हिसाब से कुछ टिप्स दी कि किसी ने कहा कि सही से खाना, किसी ने कहा बदतमीजी मत करना, मिसबिहेव मत करना। लेकिन हमने इस बात को रियलाइज किया था कि इन तमाम टिप्स के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह रही है। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें फ्रेमवर्क की, तो फ्रेमवर्क के अंदर वो तमाम पहलुओं का इहाता करेगा, कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने। अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है तो फिर आपने किस तरीके से बिहेव करना है, अगर कोई बंदा बीमार है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है। एक फ्रेमवर्क तमाम पहलुओं को, तमाम चीज़ों का जायजा लेकर आपके सामने एक सिस्टम पेश करता है और इस सिस्टम से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बरखिलाफ जो हमारे रूल्स होते हैं वो बस नीड बेसिस पे बनते हैं। चंद बातें हमारे जहन में आती हैं और उनके लिहाज से हम लोग कुछ रूल्स तय कर लेते हैं, या फला को ऐसे जवाब देना, फला जगह पे ऐसे बिहेव करना, फला जगह पे ये करना, फला जगह पे वो करना। लेकिन ये रूल्स जो है वो वहाँ फेल हो जाते हैं जब उन रूल्स के बरखिलाफ कोई दूसरा सिनेरियो हमारे सामने पेश आ जाए। जबकि फ्रेमवर्क जो होता है वो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के बनाया गया होता है। मसलन अगर हम यही बात करें कि अगर हमारे पास बच्चों को बिहेव कराने का, बच्चों को एटिकेट सिखाने का फ्रेमवर्क हो, तो इस फ्रेमवर्क के अंदर यह भी बात होगी कि मेहमान के आने से पहले क्या करना है। मसलन आपने बच्चे को ये तो बता दिया बेटा तमीज से रहना, लेकिन ये बताना भूल गए कि मेहमान के आने से पहले पहले जाके नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठो, गंदे संदे कपड़ों के साथ ना जाओ, अच्छा नहीं लगता। ये काम कब करना था? पहले करना था। मेहमान की मौजूदगी में किस तरह से बिहेव करना है, आपने उसको ये भी बता दिया कैसे बिहेव करना है मेहमान की मौजूदगी में। आए सही से मिलना, उनसे बात करना, राइट, उनकी चीज़ों को ख़राब मत करना, मजाक मत उड़ाना, अच्छी तरह से बिहेव करना। बड़ों और छोटों का फ़र्क समझो। अगर कोई बड़ा तुमसे मजाक कर भी रहा है तो वो तुम्हारा हम जमात या तुम्हारा हम जोली नहीं बन गया। ऐसा नहीं कि तुम उसको अपना दोस्त समझो और उसके साथ भी ऐसे ही बिहेव करने लगो जैसे तुम्हारा दोस्त है। ऐसा करना गलत होगा। और इसके साथ साथ वो फ्रेमवर्क ये भी बताएगा कि मेहमान के जाने के बाद कर क्या करना है। ऐसा तो नहीं कि मेहमान के जाने के बाद आप उनकी गिबत कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि यार उनको तो तमीज ही नहीं थी, उन्होंने तो ऐसे बिहेव किया, उन्होंने वैसे बिहेव किया। आपका काम है कि आप इस तरीके से उनको पहले क्या करना है और दौरान क्या करना है, मेहमान के आने के दौरान क्या करना है, उनके जाने के बाद क्या करना है। किसी के घर से दावत खाकर आए तो बताया कि जी बेटा जब दावत खा के, दावत के बाद घर पहुंचो तो घर पहुंच कर उनको मैसेज करके उनका शुक्रिया अदा करो, उनकी चीजों की तारीफ करो। अब तुम देखो वो डिस्कशन को रिकॉल करो जिसमें आप लोग कुछ रूल्स बता देते। एक वो रूल्स थे और एक ये फ्रेमवर्क है। दोनों में से कौन सा ज्यादा आपको कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है, कौन सा बेहतर लग रहा है? फ्रेमवर्क। अच्छा, ये फ्रेमवर्क हमारे जिंदगी में और भी कई जगह पे मौजूद है। अगर देखा जाए, हम नमाज की बात करें तो नमाज के अंदर भी हमारे पास पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है। नमाज से भी इस चीज का नाम नहीं है कि जाके नमाज के लिए आप खड़े हो गए। नमाज से पहले क्या करना है, नमाज के बाद क्या करना है, तमाम चीजें उसके अंदर है कि नहीं। ड्राइविंग की मिसाल ले लें, ड्राइविंग के अंदर भी तमाम चीजें मौजूद है। ड्राइविंग के अंदर आपको ट्रैफिक कानून का अच्छी तरह से पता हो, गाड़ी की छोटी मोटी रिपेयर करना आपको आता हो, आपको अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता हो कि आपकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बारिश में क्या करेंगे, बर्फ के ज़माने में क्या करेंगे अगर बर्फबारी हो रही है या बर्फ वाले इलाके में चले गए। इसी तरीके से क्रिकेट मैच की मिसाल ले लें तो क्या क्रिकेट मैच सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि बस बैटिंग करके वापस चले गए? नहीं, आपको बॉलिंग भी करनी पड़ेगी, आपको जो है फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। और अगर मैच जीत गए तो आपने अच्छी तरह से बिहेव करना है, और अगर मैच हार गए तो भी आपने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना है। और आपका क्रिकेट स्टेडियम से बाहर आपका अखलाक, आपका किरदार कैसा है। ऐसा तो नहीं कि मैच में तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन क्रिकेट स्टेडियम से बाहर जो है आप नशा करते फिर रहे हैं या गलत एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर देखा जाए तो क्रिकेट के अंदर भी देखा जाए तो पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क आपके पास मौजूद है। और अगर आप गौर करें कि हमारी क्रिकेट के अंदर जितने भी मसाइल आते हैं
उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई इन फ्रेमवर्क्स को फॉलो नहीं करता। कुछ ऐसे ही फ्रेमवर्क्स हमारे पास मौजूद हैं जो हमें गाइड करते हैं कि क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। कुछ ऐसे ही फ्रेमवर्क्स हमारे पास मौजूद हैं। क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी यूज करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को आपने पीडीएफ पकड़ा दी, बच्चों को आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, बच्चों से कहा बेटा लैपटॉप लेकर आना, या आप क्लास में लैपटॉप लेकर आ गए। आपके बहुत सारे टीचर्स क्लास में लैपटॉप लेकर आते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये कि वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके बहुत सारे टीचर्स आपको नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि क्लास में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? नहीं हो रही। उसकी इसी तरह इसी मसले को हल करने के लिए हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं जो हमें गाइड करते हैं कि आप क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का बेहतर और एफिशिएंट और कॉम्प्रिहेंसिव इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। जिनमें से एक फ्रेमवर्क है टीपैक, जिसको हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। एक तो आप सब के सब वहां क्यों खड़े थे? फातिमा, आगे भी तो जगह थी, क्या हुआ फातिमा? वहां कैसी क्या चीज है? अब आप लोग आके तशरीफ रखिए सब के सब। फातिमा दाएं जानिब, बुशरा बाएं जानिब, समाविया आगे जगह है। अब्दुल रहमान इधर आए, उस्मान के बराबर में। रामीन ये जगह है, बैग हटा दें आप, कह दें उनसे। अच्छा, टीपैक जो फ्रेमवर्क है, ये जितने भी हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं उनमें से सबसे सिंपल जो फ्रेमवर्क है वो है टीपैक। और तारीखी एतबार से टीपैक सबसे पहला फ्रेमवर्क था जिसको प्रपोज किया गया। टीपैक फ्रेमवर्क के अंदर उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने तब टीचिंग को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, कंटेंट में, टेक्नोलॉजी में और पेडागोजी में। अच्छा, इसकी मजे की बात यह कि जो पहला वर्जन था, या यूं कह लें पहली आइट्रेशन थी, उसके अंदर दो एरियाज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, पेडागोजी को और कंटेंट को। कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए और पेडागोजी भी होनी चाहिए। फिर बाद में जब 2000 के बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता चला गया तो उन्होंने उसके अंदर एक और चीज का इजाफा कर दिया, टेक्नोलॉजी। और उन्होंने कहा जो पहला वाला सिस्टम चल रहा था ना कि एक अच्छा टीचर के पास कंटेंट भी होगा और पेडागोजी भी होगा, तो उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि एक अच्छे टीचर के पास टेक्नोलॉजी भी होगी, पेडागोजी भी होगी और कंटेंट भी होगा, और इन तीनों की मदद से वो क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है। मैंने लास्ट क्लास के अंदर बहुत तफसील से बात की थी कि पेपर के अंदर किस किस्म का सवाल आ सकता है। मैं आप लोग से एक बार फिर कहूंगा उस लेक्चर को दोबारा सुन लीजिए। और इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है talhamansoor.com, उस वेबसाइट के ऊपर हमारे टी पैक के ऊपर भी नोट्स मौजूद हैं, आप लोग उसको लाजमन रिव्यू करें। अच्छा, ये जो अब जैसे हम टी पैक की बात कर रहे हैं, अब देखो टी पैक के अंदर कितना, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लासरूम के अंदर आपने पढ़ाना है लाइफ साइकिल ऑफ सॉरी स्टेजेस ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है? उसकी जो लाइफ की जो स्टेजेस है उसके बारे में आपने पढ़ाना है। अब इसी टॉपिक को अगर आप टीपैक की मदद से आप इस लेसन को तैयार करेंगे तो आप करेंगे क्या? आपके पास सबसे पहले तो कंटेंट हो, बायोलॉजी के नॉलेज हो आपके पास। आपको खुद ही नहीं पढ़ा तो पढ़ाएंगे कैसे? फिर आपको आता हो पेडागोजी। पेडागोजी के अंदर आ गया जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, टीचिंग ऑफ साइंस, आपको पता होना चाहिए टीचिंग ऑफ साइंस से कौन कौन से मेथड्स हैं। इसके अलावा जो प्योर पेडागोजी के टॉपिक्स हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट वगैरह, वो भी पता होना चाहिए। फिर आपने इसके अंदर टेक्नोलॉजी को भी इजाफा कर दिया। अब आपने देखा टेक्नोलॉजी के साथ मैं इस टॉपिक को कैसे पढ़ा सकता हूँ। मसलन आपने कहा मैं प्रोजेक्टर पे उसकी स्लाइड्स बना के ले आता हूँ, मैं उसके जो है यूट्यूब पे वीडियोस स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ, राइट? मैं उनके पास जो है मैं टॉपिक पढ़ाने के बाद उनसे क्लास के अंदर क्विज सॉल्व करवाता हूँ। आपने डिफरेंट तरीकों के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को बनाया, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी भी थी, आपके पास कंटेंट भी था और आपके पास पेडागोजी भी थी। तो यहाँ पे आपको टीपैक की स्ट्रेंथ नजर आ रही है, वो तीन एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि यार मेरा कंटेंट कमजोर है लेकिन पेडागोजी मुझे अच्छी तरह से आती है। पेडागोजी आती है लेकिन टेक्नोलॉजी में कमजोर हूँ। तीन एरियाज आइडेंटिफाई हो गए, अब आपके लिए एक्शन लेना, काम करना आपके लिए निस्बतन आसान हो गया। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हम क्लास के अंदर अटेंडेंस लेते हैं, राइट?
या आपका जो एग्जाम का रिकॉर्ड है उसको मेंटेन कर रहे हैं? मुझे बताओ कि ये टीचिंग के अंदर शामिल है या नहीं? बिल्कुल है। कौन शख्स है जो ये कहे कि टीचर को अटेंडेंस नहीं लेनी चाहिए या बच्चों के जो है एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखना चाहिए? अब मुझे ये बताओ कि जब हम अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, अटेंडेंस के अंदर टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, हाँ या ना? अब टेक्नोलॉजी अटेंडेंस में यूज हो सकती है, राइट? अब मुझे बताना, टी पैक के अंदर ये कंटेंट इसमें आ रहा है? कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा था कंटेंट के अंदर जिसमें अटेंडेंस बताई गई हो? नहीं आ रहा। पेडागोजी के अंदर कोई चीज पढ़ी है जिसके अंदर अटेंडेंस आ रही है? देखो, टी पैक के अंदर ये वाली कमजोरी नजर आ रही है। क्लासरूम के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एज ए टीचर हमने करने होते हैं। हमें बच्चों के साथ मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करनी है, उनको गाइड करना है। बच्चा आपके पास काउंसलिंग के लिए आता है, आपने काउंसलिंग भी करनी है। आपके पास बच्चों का डेटा हो, बच्चा बता सके सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो इश्यूज है, अटेंडेंस लगानी है, लीव रिक्वेस्ट सबमिट करानी है। आपके पास इस तरीके से बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, राइट? आपको ऐसे बहुत सारे काम करने की जरूरत पेश आएगी, लेकिन इनमें से कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जो टी पैक के अंदर कवर हो रही हो। ना कंटेंट में आ रहा है, ना पेडागोजी में आ रहा है। तो क्या करें? इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेमवर्क्स सारे के सारे बराबर नहीं होते। किसी फ्रेमवर्क में कोई खूबी है तो किसी फ्रेमवर्क के अंदर कुछ दूसरी खूबी है। आपको तमाम बातों को लेकर चलना पड़ेगा। इस कमजोरी को देखते हुए कुछ लोगों ने एक दूसरा भी फ्रेमवर्क प्रपोज किया, ओके? और उस फ्रेमवर्क का नाम है सैमर, SAMR। क्या ये फ्रेमवर्क परफेक्ट है? नहीं, उसके अंदर भी कुछ वीकनेसेस है। ये आपका काम है एज ए टीचर कि आप तमाम फ्रेमवर्क्स का जायजा लेकर उसकी खूबियां, उसकी खामियां, उसकी मुमकिन खूबियां और मुमकिन खामियों का जायजा लेकर आप फैसला करें इस वक्त मेरी क्लास के अंदर मुझे मेरे लिए कौन सा फ्रेमवर्क को यूज करना बेहतर होगा। आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे उसका नाम है सैमर फ्रेमवर्क। अब सैमर फ्रेमवर्क को यूज करने से पहले सबसे पहले आप हजरात आके तशरीफ रखिए। आगे इतनी सारी जगह थी, शीजा पीछे क्यों बैठी हो? शगुफ्ता, उधर जाकर बैठो, फातिमा के बराबर में। शगुफ्ता, चेयर खराब है, पीछे बैठ जाओ, कहीं और देखो। हिना, कोमल के बराबर में आके बैठो। कोमल, हैंड रेस कर दो, उसको नहीं पता कौन है, हैंड रेस करो। अच्छा, अब सैमर फ्रेमवर्क है क्या? देखो, सैमर का मतलब क्या है? अरीबा, बोर्ड पर जल्दी से आओ, अरीबा। सैमर का मतलब है, एस का मतलब है सब्सटीट्यूशन, उर्दू में कहते हैं मुतबादिल देना। अरीबा जो है इसको बोर्ड पे लिखें। एस का मतलब है सब्सटीट्यूशन, मुतबादिल। ए से आता है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का मतलब इजाफा करना, किसी चीज को ऑगमेंट करना। उसके बाद एम का मतलब है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब तब्दीली। और रीडेफिनेशन का मतलब, आर का मतलब है रीडेफिनेशन। रीडेफिनेशन का मतलब है इनकलाबी तब्दीली, ऐसी तब्दीली जिसको हम कहें कि इनकलाब आ गया। तुम गौर करो स्लाइड के ऊपर कि इसके अंदर तुम्हें नजर आ रहा है कि ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, राइट? टीपैक के अंदर उन्होंने कौन सा डिजाइन यूज किया था? वेन डायग्राम वाला, ओके? तीनों चीजों का ओवरलैप, उन्होंने तीन एरियाज को आइडेंटिफाई किया और उन एरियाज का उन्होंने ओवरलैप आपको बताया कि जी उनका ओवरलैप आपको देखना चाहिए। सैमर के अंदर वो चीज को लेकर गए हैं स्टेप बाय स्टेप, कि पहले आता है आपका सब्स्टिट्यूशन, मुतबादिल। उसके बाद आता है ऑगमेंटेशन, इजाफा। और उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन, तब्दीली। और आखिर में आ गया रीडेफिनेशन, इनकलाबी तब्दीली। ऐसी तब्दीली जो उस चीज की तारीफ को ही बदल के रख दे। अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन है क्या, सब्स्टिट्यूशन क्या चीज हो सकती है। देखो, एक एग्जाम्पल है। आप लोग माजी में
किसी से राब्ता करने के लिए क्या करते थे, खत लिखते थे, राइट। खत पहुंचा उनके पास, आपके पास खत आया, राइट। खतूत का जमाना था, और ये जो खतूत का दौर था ये कई हजार साल तक चला है। कई हजार सालों तक लोग खतूत एक दूसरे के पास भेजते रहे। टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी आई तो अब आप क्या करने लगे, आप ईमेल भेजने लगे, राइट। खत की जगह ईमेल भेजने लगे। जिस तरीके से आप खत लिखते थे उसी तरीके से ईमेल लिख रहे हैं। खत में लिखते थे कब घर आओगे, बहुत याद आ रही है, ऐसा है या नहीं? ईमेल में भी यही लिख रहे हैं। इसके अलावा कोई फर्क पड़ा? नहीं। खत के अंदर आपने क्या कहा कि बच्ची अब जो है 5 साल की हो गई है, उसकी तस्वीर आपने जो है तस्वीर खींच के आपने उसको प्रिंट करवा के लिफाफे में रख के भेज दी, राइट। ईमेल में क्या किया आपने, तस्वीर को अटैच करके भेज दिया। लेकिन कमोबेश वही काम हो रहा है जैसा काम खत के अंदर होता था। गौर करो तो कुछ हद तक यही वाला काम आपका एसएमएस में हो रहा था। आपके रिश्तेदार दूसरे शहर में हैं तो आप उनको ईद का कार्ड भेजते थे। अब ईद का कार्ड नहीं भेज रहे तो क्या भेज रहे हैं आप? एसएमएस भेज दिया आपने, एसएमएस बना हुआ है, एसएमएस भेज दिया। कार्ड आपने बहुत खूबसूरत सा हाथ से बनाया हुआ है, आपने एसएमएस में मेहनत करके उसको थोड़ा खूबसूरत सा बना दिया। लेकिन बात वो है कि जो चीज पहले आप खतो किताबत के जरिए से मैनुअली कर रहे थे, उस काम को आप करने लगे बजरिया टेक्नोलॉजी। लेकिन दोनों तरीकेकार के अंदर आपको कोई बहुत बड़ा फर्क नजर आया है? अलिशबा क्या ख्याल है, कोई बहुत बड़ा फर्क नजर आया आपको? अलिशबा क्लास में टॉपिक क्या चल रहा है? खड़े हो जाओ। दोनों के दरमियान को आपको कोई बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है? अब अगर मैं ये कहूं कि हुआ क्या कि खतो खिताबत का मुतबादिल बन गया ईमेल, मुतबादिल, उसकी जगह एक की जगह दूसरी चीज ले ली, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या उससे कोई इजाफा हुआ है? कोई इजाफी तब्दीली आ गई, कोई इनकलाबी तब्दीली आ गई? बस पहले आप खत भेजते थे, अब उसकी जगह आप ईमेल भेज रहे हैं। ये चीज हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशन। यहां पे आप काइंडली लिखिएगा ईमेल, खत। उसके बाद अगली चीज आ जाती है आपके पास ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का मतलब है किसी चीज का इजाफा करना। ओके, मेरी बिनाई कमजोर है, आईसाइट कमजोर है, मैंने ग्लासेस के जरिए से अपनी बिनाई को ऑगमेंट किया हुआ है, इजाफा किया हुआ है, राइट। तो ऑगमेंटेशन के अंदर अगर हम बात करें, ऑगमेंटेशन के अंदर खतो किताबती की बात करो, आपके पास आ गया व्हाट्सएप। अब आप व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज भेज रहे हैं। क्या खत के अंदर वॉइस मैसेज भेज सकते थे? क्या ईमेल के अंदर वॉइस मैसेज भेज सकते थे? आपके पास एक ही तरीका था, अब आपके पास क्या आ गया, आप वॉइस मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। इसके अलावा खत पहुंचा नहीं पहुंचा पता चलता था, लेकिन जब व्हाट्सएप मैसेज पहुंच जाता है तो उसमें एक निशान बना हुआ आता है, 2 टिक, और जब पढ़ लिया तो नजर आता है ग्रीन टिक या ब्लू टिक, राइट, जिससे आपको पता चल गया कि भाई ने आपका मैसेज पढ़ लिया है। अब आप उससे कह सकते हैं पढ़ लिया था तो जवाब क्यों नहीं दिया था, राइट। क्या ये वाला काम आप कर सकते थे खत के अंदर? नहीं। क्या ये वाला काम आप कर सकते थे ईमेल के अंदर? ईमेल जब बच्चों को जब भी सिखाना शुरू करो तो आके सबसे पहले हर सेमेस्टर में यही सवाल होता है, सर ईमेल में कुछ पता नहीं चल सकता कि ईमेल पहुंची नहीं पहुंची? और बाज बच्चे जो होते हैं वो ईमेल 2-2 3-3 दफा करते हैं, उनको तसल्ली नहीं हो रही होती, तो उनको बताना पड़ता है कि भाई भेज दी है तो मिल गई होगी, टेंशन ना ले, जवाब भी आपके पास आ जाएगा। 4 महीने बाद आएगा लेकिन आ जाएगा। अभी इसी सेमेस्टर में आपकी क्लास पहले इसने मुझे रमजान मुबारक का मैसेज किया था और मैंने अभी उसका जवाब दिया। तो अब देखो ये ऑगमेंटेशन के अंदर क्या हुआ कि चीज के अंदर किसी चीज का इजाफा हो गया, ठीक है। जैसे आपका ऑगमेंटेशन के अंदर आ गया व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप के अंदर आपका वॉइस नोट भी आ रहा है, आपके टिक भी आ रहे हैं, इजाफी तब्दीली नजर आ रही है, बेहतर कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ लिया सब्स्टिट्यूशन, और दूसरी क्या चीज हो गई, ऑगमेंटेशन। अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन के ऊपर। मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है? चीज के अंदर तब्दीली का आ जाना। मिसाल के तौर पे आप हजरात जो हैं, अब आप लोग के जो है ऑनलाइन अकाउंट्स बनना शुरू हो गए, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके ऊपर आपने चीजों को शेयर भी करना शुरू कर दिया, राइट। शेयर किया नहीं किया, लाइक किया नहीं किया? व्हाट्सएप की मिसाल ले लो, मैसेज के ऊपर रिएक्शन आ रहा है, राइट, रिएक्ट किया, ओके। अब जो होता है रिश्तेदार
मतलब मुतालबा करते हैं। मेरे अपनी फैमिली का ग्रुप है, तो उसमें हमारी बहन है एक, वो उनका मैसेज आया हुआ था कि आप लोग रिएक्ट नहीं करते मेरे मैसेजेस पर, रिएक्ट भी किया करें। अब आप मुझे बताएं, बिलफर्ज अगर ये बात आप अपनी परदादी से कहें, परनानी से कहें कि दाद परनानी वो मैसेज पे रिएक्ट नहीं किया उसने, क्या वो बात को समझ पाएंगी? वो कहेंगे रिएक्ट से क्या मुराद है, प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप उनसे कहें उसने मेरे मैसेज को शेयर किया था, क्या वो समझ पाएंगे? देखो तब्दीली आई, चेंज के अंदर बहुत एक चेंज नजर आ रहा है हमें। क्या ये सब्स्टिट्यूशन है, मुतबादिल है, खत की जगह फेसबुक आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी तब्दीली की हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी चेंज आ गया। हमारे वोकैबुलरी के अंदर वो अल्फाज शामिल हो गए जो पहले अल्फाज नहीं थे। आप अपने वालिद से पूछ लें, वालदा से पूछें, आप लोग के जमाने में लाइक या शेयर होते थे? वो कहेंगे नहीं होते थे, राइट। लेकिन अब आज के ज़माने में आपके पास लाइक भी है, आपके पास शेयर भी है, आपके पास क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, राइट, कमेंट्स की बात कर रहे हैं। क्या पहले ऐसा होता था? चीज के अंदर आपके उस कम्युनिकेशन के अंदर एक तब्दीली आ गई। देखो हम लोग चूंकि सोचते नहीं है, वरना गौर करो तो हर तब्दीली के अंदर भी हम इस तरह से देख सकते हैं, कहीं पे मुतबादिल आया होता है। पहले आप एक चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह एक दूसरी चीज आ गई। आपके सब घर वाले बाइक इस्तेमाल कर रहे थे, आप लोग ने इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आ गए, तो इलेक्ट्रिक बाइक की जगह वो लेकर आ गए, तो फर्क क्या पड़ा? चीज के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आई, ये सब्स्टिट्यूट हो गया। बाइक की जगह आपकी इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मुतबादिल आ गया, राइट। लेकिन अगर आप गौर करो, ऑगमेंटेशन क्या है? ऑगमेंटेशन इससे आगे की चीज है जिसके अंदर कुछ और चीजों का इजाफा हो गया। या मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसके अंदर हमें एक और बड़ी तब्दीली नजर आ रही होती है। आखिरी चीज जो बन जाती है वो है आपके पास रीडेफिनेशन। अब रीडेफिनेशन में क्या आएगा? रीडेफिनेशन की तो मैं एग्जांपल दूं, आपकी दोस्ती है किसी ऑनलाइन से, ऑनलाइन फ्रेंड है आपके, आप कभी उनसे मिले नहीं मिले, लेकिन आपकी ऑनलाइन दोस्ती है। क्या दोस्ती का मतलब चेंज हुआ नहीं हुआ? ऐसे लोग जिनसे आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई, जो आपके स्कूल के दोस्त भी नहीं है, ना आपने उनके साथ स्कूल में पढ़ा, ना आपने उनके साथ कॉलेज में पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद वो आपके दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर ऐड है, वो आपके मैसेजेस पे रिएक्ट कर रहे हैं। और बाज दफा ये दोस्ती आपकी इन पर्सन दोस्ती से भी ज्यादा गहरी साबित हो रही है। अब मुझे बताओ, इसको तुम समझते हो कि ये तब्दीली है या इनकलाबी तब्दीली है? किस कैटेगरी में लेकर आओगे? सिर्फ तब्दीली के दर्जे में या इनकलाबी तब्दीली के दर्जे में? एक ऐसी चीज जिसका पहले तसव्वुर भी नहीं था, जो हम सोच भी नहीं सकते थे, आज वो चीजें हमारी जिंदगी के अंदर शामिल हो गई हैं। इसी के अंदर तुम मिसाल ले लो रिश्तों की। अगर हमारे माशरे के अंदर जो रिश्ते ढूंढे जाते थे, तरीका क्या था? किसी ने किसी को बता दिया, कजन वगैरह से हो गया। आज क्या है, आपके पास एप्स आ गई हैं, लोग जो एप्स पे अकाउंट बना रहे हैं, लोग बता रहे हैं यार फला ऐप तो बड़ी बेकार है, फला का फायदा नहीं है, कोई कह रहा है नहीं जी बड़ा फायदा है, मेरे फला को इससे ये हुआ वो हुआ, ऐसी चीजें चल रही नहीं चल रही? क्या अब मुझे बताओ ये इनकलाबी तब्दीली है या नहीं? कि अब अगर रिश्ता ढूंढना है तो आप उस ऐप के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाएं, उस ऐप का जो है प्रीमियम वर्जन वगैरह जो है उसको पे करें, राइट। मुझे बताओ ये इनकलाबी तब्दीली के जुमरे में आएगा, मुतबादिल के जुमरे में आएगा, इजाफी चीज के जुमरे में आएगा, या सिर्फ तब्दीली के जुमरे में? इनकलाबी तब्दीली। पाकिस्तानी माशरे के अंदर इनकलाब का वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता रहता है, राइट। उस इनकलाब की वजह से हर चीज को आप इनकलाब समझते हैं, ऐसा नहीं है। इनकलाब का मतलब ये होता है कि चीज बिल्कुल बदल जाए, कि पहले और उसमें मौजूदा के अंदर, पहले वाली चीज में और मौजूदा चीज के अंदर फर्क पहचाना ना जाए। लगे यार ये क्या हो गया, ये तो इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आ गए, इतनी बड़ी इसके टीचिंग के स्टाइल में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई, तो इसको कहेंगे हम रीडेफिनेशन। ओके, अच्छा अब इसकी एक और एग्जाम्पल से पहले आप लोग आके तशरीफ रखिए। ओके, अब यहाँ पे राहत ने एक सवाल पूछा रिश्ते के ऊपर, राहत की आंखें खुल गई और उन्होंने सवाल पूछा कि सर ये सब्स्टिट्यूट के दर्जे में आएगा? मुझे आप ये बताओ कि ये सब्स्टिट्यूट के दर्जे में आपके ख्याल में आएगा या नहीं आएगा? सब्स्टिट्यूट के अंदर आप एक चीज का मुतबादिल लेकर आते हैं, ओके, इसकी जगह दूसरी चीज लेकर आ गई, लेकिन उसके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता। रीडेफिनेशन का मतलब यह है कि इतना बड़ा इनकलाब कि उस चीज का मतलब ही कुछ और हो जाए। रीडेफिनेशन, उस चीज की तारीफ ही बदल जाना, उस चीज की तारीफ ही बदल जाना रीडेफिनेशन कहलाता है। फ्रेंडशिप है, बिल्कुल है।
लेकिन ऑनलाइन फ्रेंडशिप की बिल्कुल एक नई किस्म का आ जाना, ये चीज कहलाएगी रीडेफिनेशन। ओके, अब मैं आप लोग से कहता हूं, चलो यार खाने पीने की चीजों में अगर आप मुझे एग्जाम्पल बताओ, अगर हम खाने का ऑर्डर करते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है? जी, जोर से बोलो। मुझे बिल्कुल, आप थोड़ा सा आगे आ जाए। पता है, फैन चल रहा है, आपका फैन से मुकाबला चल रहा है और आप हार रही हैं, इसलिए हम आगे आ जाए। जी, क्लास को बता दें। ओके, गुड पॉइंट, तशरीफ रखें। उन्होंने कहा कि आपको कोक नहीं मिल रही तो आपने पेप्सी इस्तेमाल कर ली, तो लिहाजा ही उसका सब्स्टिट्यूट हो गया। मेरे जहन में ये था कि लेट्स से आप चीजों को ऑर्डर करने के लिए आप जा रहे हैं, चीज को ऑर्डर कर रहे हैं, ओके, और चीज घर पे लेकर आ रहे हैं। अब क्या होने लगा कि आपके पास एक फैसिलिटी आ गई कि आपने उसको ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे। आपने उसको फोन पे ऑर्डर किया कि जी बिरयानी लेकर आ जाओ, और उसने कुछ देर में आपके पास बिरयानी पहुंचा दी। चीज वैसी ही है जैसे पहले थी, पहले आपको जाके लेना पड़ रहा था, अब वो आपके घर पे आके दे रहा है। अब क्या होने लगा, ऑगमेंटेशन क्या हुई कि आपने उसके लिए ऐप बना ली फूड पांडा के नाम से। अब वहां पे जाके आपने चीज को देखा, ओके, आपको उसकी तस्वीर भी नजर आ रही है, आपको उसके रिव्यूज भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ पहुंच के आपने उसको ऑर्डर किया तो वो चीज आपके पास पहुंच गई। ऑनलाइन जब आप फोन पे ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, तो क्या आपके पास कमेंट्स देखने का कोई तरीका था? क्या तस्वीरें देखने का कोई तरीका था? नहीं था। जब आप खुद जाके वहां पे ले रहे थे, तो क्या वहां पे कमेंट्स का कोई तरीका था? क्या दुकान पे लोग खड़े हुए होते थे तबसरा करने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं था। और तस्वीरें भी वही थी कि जो उन्होंने खुद वहां पे, पता नहीं, जब दुकान खोली थी पहली दफा उस वक्त तस्वीरें लगाई थी, उन्होंने ऑनलाइन खरीद मतलब कहीं से ऑनलाइन तस्वीरों को उठा लिया था। अब आपके पास ऑगमेंटेशन हो गई कि आपके पास वो तस्वीरें आ रही हैं जो कि आपके जो उनके उन्होंने अपनी उसमें तस्वीरों को वो अपडेट भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ खानों पे कमेंट्स भी आ रहे हैं, उनकी सर्विस के बारे में कमेंट्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ आपको उनकी रेटिंग भी नजर आ रही है। ऑगमेंटेशन हो गई, इजाफा हो गया, ठीक है। तब्दीली, अब जहाँ पे हम लोग चूंकि उर्दू में तब्दीली तब्दीली यूज करते रहते हैं, और कुछ पाकिस्तान के हालात की वजह से भी तब्दीली का लफ्ज हमारी जबानों में चढ़ चुका है, लेकिन बात क्या, अगर आप गौर करें तो ऑगमेंटेशन के अंदर कुछ चीजों का इजाफा हो रहा है, ओके, तो हमें कुछ नई खसूसियात मिलने लगी जो पहले मौजूद नहीं थी। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? मॉडिफिकेशन उन्होंने ये रखा, फॉर एग्जाम्पल, कि भाई हम तमाम दोस्त मिलके जो है ना खाने का ऑर्डर कर रहे हैं, राइट। अब क्या हो रहा है कि यार तुमने इसको ऑर्डर किया था, तुमने इसको ऑर्डर किया था, तुम्हारा इतना पैसा हुआ, तुम्हारा इतना पैसा हुआ, लॉजी सब लगे जमा कर रहे हैं, और फिर बाकायदा हम डिस्ट्रीब्यूट करके ऑर्डर कर रहे हैं। उसके मुकाबले में उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि उन्होंने कहा कि जी अगर आप लोग मिलकर ऑर्डर करते हैं तो एक लिंक बना देते हैं, जितने भी दोस्त बैठे हुए सबको लिंक भेज दो। दोस्तों ने लिंक भेजा। अब जब लिंक खोला तो हर बंदे ने अपने अपने लिहाज से ऑर्डर करने लगे। मुंतहा ने अपना ऑर्डर किया, शबीना ने अपना ऑर्डर किया, फबीना ने अपना ऑर्डर किया, सबने अपना अपना ऑर्डर किया। जब फाइनल बिल बनकर आया तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि मुंतहा ने इस चीज को ऑर्डर किया था, फबीहा ने इस चीज को ऑर्डर किया था, शबीना ने इस चीज को ऑर्डर किया था, और उनके इतने इतने पैसे इस बारे में बनते हैं। मॉडिफिकेशन हो गई, तब्दीली हो गई। पहले ऐसा होता था कि आप लोग जब जाते हैं, अभी भी अगर आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में ऑर्डर करने जाते हैं तो क्या होता है, मिलके सब ऑर्डर करते हैं, फिर बैठ के पैसों का हिसाब करते रहो। तुमने इतना देना, तुमने इतना देना, तुमने इतना देना, तुमने जो है 2 दफा कोल्ड ड्रिंक पी है, तुम्हें पैसे ज्यादा बनते हैं। ऐसा है या नहीं? लेकिन अगर आपने इसी सिस्टम को लिंक के जरिए से कर दिया कि सब मिलकर ऑर्डर कर रहे हैं, एक ही टेबल के ऊपर, एक ही घर के ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन हर किसी का ऑर्डर जो है वो अलग अलग लिखा जा रहा है कि किसने किस किस चीज को ऑर्डर किया, किसका कितना कितना बिल बना है। क्या ये तब्दीली कहलाएगी? एक बहुत बड़ा आपको फेवर हो गया। अब आपको बैठ के बिल का हिसाब नहीं करना पड़ रहा, हर कोई अपने अपने लिहाज से ऑर्डर कर रहा है। एक ही जगह पे रहे, एक ही बंदा निकलेगा, एक ही बंदा आपके टेबल पे ऑर्डर लेकर आएगा। एक आपको जो है ज्वाइंट खाने का मजा भी आ गया, घर पे करना तो वहां का भी अपने जो घर के अंदर आपकी मीटिंग है या आप लोग की दावत है उसका मजा भी आ गया, और साथ ही साथ ये जो हैसल था कि तुम्हारा इतना बिल, तुम्हारा इतना बिल, तुम्हारा इतना बिल, ये वाला मसला भी खत्म हो गया। तब्दीली हो गई, मॉडिफिकेशन। और अब मैं एग्जाम्पल देता हूं इनकलाबी तब्दीली की।
इनकलाबी तब्दीली, मसलन 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 घुमा के रखो जी। आपने जो है अपना फिटनेस ट्रैकर हाथ में पकड़ा हुआ है, पहना हुआ है फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ कि जब आप खाने को ऑर्डर देने गए तो वो आपके फिटनेस ट्रैकर के साथ रिलेटेड है, ठीक है, लिंक हुआ हुआ है। और उसने बताया कि जी आप आज में आपने प्रोटीन का जो आपका कोटा था वो पूरा नहीं हुआ, अभी आपको प्रोटीन की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपने दोपहर में पूरे कर लिए थे, लिहाजा अब आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा कम करेंगे। आपके खाने के अंदर शुगर की जो है ज्यादा हो रही है तो उसको हम कम करेंगे, राइट। अब क्या होगा कि आपके पास जो खाने का ऑर्डर हो रहा है उसके साथ साथ आपके फिटनेस को गोल्स को देखते हुए और आपके फिटनेस फिटनेस ट्रैकर के देखते हुए तो उस एतबार से आपको रिकमेंड कर रहा है कि आपने कौन सा खाना आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो उसने वैसे ही मना कर दिया कि नहीं जी आपकी तो कंडीशन सही नहीं है, तो ये वाला खाना आपको अलाउ नहीं है। और अगर अलाउ करना है तो आपको कोई फैमिली मेंबर उसको अलाउ करेगा तो हम करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। देखो ये भी तब्दीली है, जिससे पहले वाली बात मैं कर रहा था कि सबने मिलकर ऑर्डर किया, सबके पैसे अलग अलग आ रहे हैं, वो भी तब्दीली है। लेकिन मुझे बताओ कि इनकलाबी तब्दीली तुम्हें कौन सी चीज नजर आती है जिसके अंदर आपका फिटनेस ट्रैकर है, कितना अच्छा हो जाए हम खाना खा रहे हो और हमें उस वक्त बता दें कि जी बहुत खा लिया, रुक जाए, बस बहुत हो गया, या आज जो है आपके लिए ये खाना ज्यादा बेहतर है, इस खाने को छोड़ दें, कितना आसान हो जाए। हमारे लिए अपने वेट को मेंटेन रखना, अपनी फिटनेस को मेंटेन करना कितना हमारे लिए आसान हो जाए। अगर ऐसा होने लगे तो इसको इनकलाबी तब्दीली कहेंगे या नहीं कहेंगे। ये हमारे पास हो गया एग्जाम्पल रीडेफिनेशन की। अब सैमर के अंदर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को, अरीबा बैठ जाओ, टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को उन्होंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि तब्दीली तो होती है लेकिन तब्दीली की किस्में होती हैं, हर तब्दीली को एक जैसा समझ लेना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि बास तब्दीलियां तो ऐसी हैं जैसे आप कह लो कि एक की जगह दूसरे से आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोका कोला की जगह आपने पेप्सी ले ली, तो इसको तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। कहीं पे आपने उसके अंदर कर दी ऑगमेंटेशन, ओके, उसके अंदर किसी चीज का आपने इजाफा कर दिया। और कहीं पे बात आपके पास आ गई, लेट्स से ऑगमेंटेशन क्या हो जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ आपके पास फ्राइज भी आ रहे हैं, ओके। मॉडिफिकेशन के अंदर उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। आपने कहा कि जी मैं कोका कोला की जगह पेप्सी की जगह मैं जूसेस पियोंगे, दोनों में फर्क आ गया। और आखिर में आपके पास आ गई रीडेफिनेशन, कोई ऐसी चीज जिसका पहले तस्वुर ही ना हो, ना पेप्सी ना कोका कोला ना लस्सी ना एप्पल जूस, आपके पास आ गए प्रोटीन शेक। मसलन बिल्कुल एक नई चीज आ गई प्रोटीन शेक, जिसके अंदर जो कैरेटीन वगैरह भी मिला हुआ है और आपकी फिटनेस के गोल को देखते हुए वो शेक आपको दिया जा रहा है, कितना बड़ा फर्क आ गया। आप खुद सोचो कि इससे पहले हमारी वोकैबुलरी पे ये प्रोटीन शेक और ये एनर्जी ड्रिंक्स के अल्फाज थे, कैरेटीन का वर्ड सुनते थे, अब आप लोग को जगह जगह उसका स्टार भी नजर आता होगा। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के कुछ लेवल्स हैं, जिसमें से सबसे आसान लेवल है सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद आ गया ऑगमेंटेशन, फिर आ गया मॉडिफिकेशन और फिर आ गया रीडेफिनेशन। मेरे पेपर के अंदर जब ये सवाल आता है तो उसमें ये लिखा हुआ होता है कि भाई आपने जो है क्लास के अंदर जैसे 4 है ना, तो 4 में से 2 आ गए, क्या आपने सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल देनी है, 2 एक्टिविटीज बताओ सब्स्टिट्यूशन की, 2 एक्टिविटीज बताओ ऑगमेंटेशन की, 2 एक्टिविटीज मॉडिफिकेशन की और 2 एक्टिविटीज रीडेफिनेशन की। या बाज दफा ऐसा हुआ कि मैंने पहले से एक्टिविटीज बता दी हैं, आपका काम है कि आप उसको लिखो कि ये वाली चीज ऑगमेंटेशन में आती है, ये वाली चीज सब्स्टिट्यूशन में आती है, ये मॉडिफिकेशन में और ये रीडेफिनेशन में। ये चीज आपने पहले से समझी भी होगी तो आपके लिए करना आसान होगा। एग्जाम की तैयारी के हवाले से मैं कुछ क्विजेस दूंगा, ओके, जो सिर्फ एग्जाम के हवाले से होंगे, ओके। पेपर मेरा फाइनल हो जाए मैं फौरन क्विज दूंगा आप लोग को, या आप लोग का काम है कुछ एग्जाम यानी एग्जाम की डेट से पहले पहले उनको इसको कर लें, नंबर 1। और इसके अलावा जो वेबसाइट के ऊपर भी इसके पूरे नोट्स, इसकी स्टडी गाइड्स मौजूद हैं, उसको पढ़ें समझें, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा चलो अब सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लास के अंदर। क्लास के अंदर आपने कहा कि बेटा असाइनमेंट जो है वो आपने MS वर्ड में मुझे सबमिट कराना है, प्रिंट करा के आपने सबमिट कराना है। आप लोग की हैंड राइटिंग को समझना मेरे लिए मुश्किल है, सबके सब लोग उसको MS वर्ड पे लिख कर लेकर आएंगे और मुझे सबमिट कराएंगे। या आपने कहा कि जो मेरी क्लास होगी वो ऑनलाइन होगी बजरिया जूम, क्लास के अंदर आपका भी मौजूद होना जरूरी है, टीचर का भी मौजूद होना जरूरी है, दोनों एक ही जगह पे मौजूद होंगे तो क्लास हो पाएगी।
आपने एक चीज को रिप्लेस कर दिया दूसरी चीज से, तो इस चीज को हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। नोट्स के लिए आप लोग जाके जी वो जो भी फोटोकॉपी वाले भाई थे उनसे आप नोट्स ले रहे थे, अब आपके पास क्या होने लगा कि नोट्स के लिए आप यूज करने लगे, आपने पीडीएफ पहुंचा दी बजरिया व्हाट्सएप, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। अब अगर हम बात करें ऑगमेंटेशन की, कुछ इजाफी चीजें होने लगी। इजाफी चीजों के अंदर ये होने लगी, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है आप लोग की जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स है आपको यूट्यूब पे मिल रही है। अब ये लेक्चर रिकॉर्ड कहाँ हो रहे हैं, क्लास में रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप लोग मौजूद हैं तो क्लास रिकॉर्ड, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं है तो नहीं हो रहा। लेक्चर की रिकॉर्डिंग के दौरान आपको सुनने में आता है बुशरा यहाँ जाके बैठो, फला वहां जाके बैठो, ऐसा है या नहीं है ना, तुम्हारी तवज्जो कहाँ पर है, ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती है। तो लेकिन बेसिकली क्या हुआ, हमें एक इजाफी सहूलत मिल गई कि उसी लेक्चर को आपके यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आप चाहें तो उसको बाद में भी जाके उसको सुन के समझ सकते हैं। हम आपकी ग्रेडिंग के लिए हम लोग टेस्ट बनाते थे, टेस्ट ले रहे हैं, हमने कहा चलो यार टेस्ट जो होंगे हमारे ऑनलाइन क्विजेस के जरिए से होंगे, आप क्विज कर रहे हैं, उन क्विजेस की मदद से हम आपकी असेसमेंट को कर रहे हैं। बेहतरी तब्दीली तो आई, लेकिन इसके अंदर हुआ क्या कि थोड़ा सा इजाफा हो गया, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। ये तो सब्स्टिट्यूशन है ना, और इसी तरीके से आपका जो ऑगमेंटेशन है, इन दोनों को हम लोग कहते हैं इनहांसमेंट, तो उसके अंदर कोई बेहतरी आ रही है, इनहांसमेंट हो रही है। मॉडिफिकेशन और रीडेफिनेशन को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इनहांसमेंट का मतलब क्या है कि चीजों को पहले से बेहतर कर दिया, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई तब्दीली लेकर आ गए। अच्छा देखो, अब हमारे पास हमने सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल को कर लिया कि जिसके अंदर हमने इनहांस किया। लेट्स से कि हमने कहा कि बच्चा जो है एमएस वर्ड पे टाइप करके लेकर आएगा, हमने इनहांस किया कि हमारे लेक्चर जो है वो जूम पे भी होंगे ताकि आप घर बैठ के भी पढ़ लें, इनहांसमेंट आ गई। और उसी चीज को जब हमने ऑगमेंट किया तो ऑगमेंटेशन के अंदर आ गया कि आपके लेक्चर जो है फॉर एग्जांपल वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। ओके, आपकी अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड है वो आपको ऑनलाइन नजर आ रहा है। ओके, अटेंडेंस तो वैसी हो रही है, मैं रोल कॉल कर रहा हूँ, आप लोग का नाम लेता हूँ, आप लोग अगर प्रेजेंट ना कहें तो अटेंडेंस नहीं लगती। अभी कुछ अर्से पहले बच्ची को शिकायत थी कि मैं क्लास में थी, आपने अटेंडेंस नहीं लगाई। बात क्या थी कि उन्होंने अगर प्रेजेंट कहा भी तो मैंने नहीं सुना, नहीं लगी। बाज़ दफा कहा भी होता तो भी नहीं लगी होती। लेकिन एक बेहतरी ये आई है, एक इन्हांसमेंट ये आई है, एक ऑगमेंटेशन ये आई है कि आपको अपनी अटेंडेंस का रिकॉर्ड ऑनलाइन नजर आ रहा है। अब अगर आप एतराज करना चाहें, चेक करना चाहें, वेरीफाई करना चाहें तो फौरन बता सकते हैं। और राहत और रबिया के बगौल हम अपने घर में जाके बताते हैं, और जिसपे हमारी अम्मी हमारे बलाएं उतारती हैं कि बच्चे तुम लोग 100% अटेंडेंस के साथ कॉलेज जा रहे हो। एक इन्हांसमेंट आ गई, ऑगमेंटेशन आ गई, बेहतरी आ गई। मॉडिफिकेशन के अंदर अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, कि अब हमारे जो पढ़ाने का अंदाज है उसके अंदर कोई तब्दीली आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि अब आप लोग जो है लेक्चर के अंदर आप ग्रुप प्रेजेंटेशन बनाएंगे या कोलैबोरेशन के जरिए से आप लोग ऑनलाइन काम करेंगे। अब आप लोग को ऑनलाइन काम हो रहा है, आप लोग प्रेजेंटेशन बना ली है गूगल स्लाइड्स के ऊपर, और सब मिलकर एक ही प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहे होंगे। एक तब्दीली नजर आ रही है आपको। पहले क्लास में क्या था, हर बंदा अलग अलग काम कर रहा है। ग्रुप एक्टिविटी भी हो गई तो सर वो तो राहमीन तो आज एब्सेंट थी, आज मैंने काम नहीं किया, सारा काम मैंने किया। अब क्या हो रहा है कि सारा काम ऑनलाइन आपका गूगल स्लाइड्स के ऊपर एक ही साथ हो रहा है। पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, अब क्या हो रहा है कि पेरेंट टीचर को जो है आप रोज की बुनियाद में मैसेज कर रहे हैं। बच्चा आपको स्कूल पहुंच गया, घर पे ऑटोमेटिक मैसेज पहुंच गया कि आप आज के बच्चे की अटेंडेंस लग चुकी है, वो घर पे वो आपके स्कूल में आया था, रिजल्ट बना, फौरन रिजल्ट पहुंच गया। अब पहले भी ये काम होता था कि रिजल्ट कार्ड जा रही है, साइन होके आ रही है। अब क्या हो गया कि तब्दीली आ गई, तो ऑन द स्पॉट अब्दुल रहमान की जो प्रोग्रेस है वो घर पे उसके फौरन उसके वालिद के पास जा रही है। तब्दीली आई, मॉडिफिकेशन हो गया। और अब हम बात कर लेते हैं रीडेफिनेशन की। रीडेफिनेशन के अंदर ऐसे काम जिसका पहले कोई तसव्वुर ही ना हो, मसलन आपको असाइनमेंट दिया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आपको असाइनमेंट दिया जाए कि आपने एक वेबसाइट्स है जहाँ पे ना ऑनलाइन लोग चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन वॉइस पे चैट कर सकते हैं जी। आपने वहां पे किसी अंग्रेज के साथ आपने चैट करके आना है, आपने उससे बात करनी, उससे पूछना है वो कहाँ से है, अपने बारे में तारुफ करवाना है, ये करके आना है। अब मुझे बताओ कि क्या इसका पहले तसव्वुर था कभी कि आप जो है इस तरीके से ऑनलाइन किसी को जाके जो है मतलब ये असाइनमेंट दे सके कि बेटा तुमने किसी गैर मुल्की से बात करके आना है। हम इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बच्चे को हमने कहा कि आपने किसी इंडियन से जाके डिस्कस करके आना है कि 1965 के वॉर के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, 1971 की वॉर के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है। फर्क नजर आ रहा है?
क्या ये इनकलाबी तब्दीली है? क्या इससे पहले इस तब्दीली का इस सोच का था कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि लोग जो है गैर मुल्की लोगों के साथ जाके इंटरेक्ट कर रहे हो? कितना बड़ी तब्दीली आ गई। अब अगर हम बात करें कि लेसन प्लान बना के लेकर आओ, लेसन प्लान बना के लेकर आओ, उस लेसन प्लान के अंदर आप लोग लेसन प्लान बना रहे हैं। अब हमारा लेसन प्लान के अंदर ये असाइनमेंट आ जाए कि आपने उसके अंदर एआई से वीडियो भी बना के लेसन प्लान के अंदर दाखिल करनी है। अब मुझे बताओ, चंद महीनों पहले अगर आपसे कहा जाता है वीडियो बना के लानी है, तो क्या होता है? सर वीडियो कैसे बनेगी, क्या बनेगी? और अब आपसे कहा जा रहा है एआई के जरिए से वीडियो बना के लेकर आओ। एक रीडेफिनेशन हो गई। एक टीचर के लिए जरूरी है कि वो अपनी क्लास के अंदर वीडियो का भी यूज करना उसको आता हो, उसका मेथड चेंज हो रहा है। अब लेसन प्लान के अंदर सिर्फ ये बात नहीं हो रही कि टॉपिक कौन सा पढ़ाना है, असेसमेंट कैसे करनी है, कितनी देर में तुमने लेसन को क्लोज करना है, खत्म करना है। अब ये भी आ रहा है कि तुम जो है एआई जनरेटेड कंटेंट को अपने लेसन के अंदर कैसे यूज करोगे। क्या इस चीज का चंद साल पहले तक तस्वुर था? चंद महीने पहले तक तस्वुर था? क्या ख्याल है? एग्जाम्पल क्या दिए मैंने, खड़े होकर बताओ। हया को शीजा का स्कार्फ में पता नहीं क्या नजर आ रहा था। पता नहीं क्या हो गया 2.5 वालों को, 4 ईयर वालों के स्कार्फ को इतने गौर से देख रहे होते हैं। लास्ट क्लास में जेबा घूर रही थी, आज हया घूर रही है। अब 4 ईयर वाले जो है ना अपने स्कार्फ में देख के ना क्या करके आए आप लोग अपने स्कार्फ में। ओके, तो बहरहाल आपके सामने ये चीज आ गई कि यार सैमर के अंदर आपके पास मॉडिफिकेशन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ऑगमेंटेशन है, मॉडिफिकेशन है और रीडेफिनेशन है। अगर हम अपनी क्लास की बात करें, लेट्स से कि हमने अटेंडेंस का रिकॉर्ड मोबाइल पे मेंटेन करना शुरू किया, जो कॉलेज के अक्सर टीचर्स मोबाइल पे मेंटेन कर रहे हैं। पहले पेपर पे कर रहे थे, अब किस पे कर रहे हैं? मोबाइल पे। लेकिन एक क्लास के अंदर आपके साथ ये भी होने लगा कि उस अटेंडेंस का रिकॉर्ड जो है अब ऑनलाइन मेंटेन हो रहा है। क्लास के फौरन बाद अपनी अटेंडेंस को आप देख सकते हैं। ऑगमेंटेशन हो गई। ठीक। अब इसी के अंदर हम एक कदम और चले जाएं, एक कदम हम और चले गए कि ये अब आपकी जो अटेंडेंस की परसेंटेज है वो आपके वालिदैन के पास फौरन फौरन पहुंच रही है। राइट, मॉडिफिकेशन हो रही है, तब्दीली आ रही है उसके अंदर। ओके, आप कॉलेज के अंदर आते हैं, आपका बायोमेट्रिक हो रहा है, अटेंड क्लास में आपका होना जरूरी है, आपकी अटेंडेंस लग रही है, लेकिन हमने एक तब्दीली लेकर आ गए कि अब आपके घर में फौरन फौरन मैसेज भी जा रहे हैं, आपके अटेंडेंस का आपको अपने खुद रिकॉर्ड वगैरह भी फौरन फौरन आपको मैसेज आ जाए। बजाय जाके गूगल शीट खोलने के आपके पास भी मैसेज आ रहा हो, आपके वालिदैन के पास भी मैसेज आ रहा हो कि आपकी इतनी परसेंटेज है और आप इतने रेगुलर है, इतने एब्सेंट है। तब्दीली आ गई। और अब तुम ये देखो, तुम क्लास में आके बैठो और कोई अटेंडेंस नहीं है, कैमरे से तुम्हारे चेहरे को फेस रिकॉग्नाइज करके उन्होंने अटेंडेंस को ऑटोमेटिकली मार्क कर दिया। मुझे ये बताओ कि तब्दीली कहलाएगी या इनकलाबी तब्दीली कहलाएगी? तो बस ये चीज है सैमर के अंदर, SAMR। इन्होंने कहा कि क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज करते वक्त आप ये 4 स्टेजेस को यूज कर सकते हैं: सब्स्टिट्यूशन, मॉडिफिकेशन, ऑगमेंटेशन और रीडेफिनेशन। कल हम एक दूसरा फ्रेमवर्क यूज शुरू करेंगे जिसका नाम है यूनेस्को फ्रेमवर्क। और यूनेस्को फ्रेमवर्क आपके कराची यूनिवर्सिटी के एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है और उसमें शायद हमें 2 दिन लग जाए। सैमर को मैं दोबारा कवर नहीं करूंगा, आपका काम है कि लेक्चर को सुने। अब की दफा की रिकॉर्डिंग भी है, पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है, उसमें 2-3 लेक्चर्स के अंदर मैंने कवर किया था। आप लोग के कुछ सेमेस्टर में इश्यूज की वजह से मुझे चीजों को एक एक लेक्चर में कवर करनी पड़ रही है, वरना पहले पूरा पूरा हफ्ता हमने एक टॉपिक पे लगाया। तो लेक्चर्स मौजूद हैं, उसकी इंडेक्स पूरी बनी हुई है, उसको सुने, उसको सुनना आप लोग का काम है। इसके अलावा फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो talhammansoor.com जो वेबसाइट है उस पर टीपैक और सैमर के ऊपर स्टडी गाइड्स को ऐड कर दिया है, उसको पढ़ कर आए। आई एम होपफुल कि आप लोग का कंफ्यूजन उससे दूर हो जाएगा। थैंक यू। और थैंक यू से पहले एक और आखिरी बात, ये जो सैमर का फ्रेमवर्क बनाने वाले भाई थे, ये इन्होंने बनाया था 2007 के अंदर। और इनका फ्रेमवर्क बना कैसे? इन्होंने ब्लॉग के ऊपर, ब्लॉगिंग की हमने बात की है, और ब्लॉग के बारे में बात करते हुए मैंने तफसील से बताया था कि इसके जरिए से आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होती है। आपने कुछ लिखा, कुछ दूसरे ने लिखा, उस पर कमेंट किया और उसकी रोशनी में कोई नई चीज। इन साहब का कारनामा ये था कि उन्होंने अपने ब्लॉग पे अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी लिखना शुरू की। मैं क्लास में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यूं हो रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, फिर कुछ उन्होंने कहा, फिर कुछ यूं कहा। इस तरह से बात आगे चलती गई, यहाँ तक कि उन्होंने पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन किया। उस कन्वर्सेशन के नतीजे में, उस तबादला ख्याल के नतीजे में इस फ्रेमवर्क को डिजाइन किया जिसका नाम उन्होंने रखा सैमर।
इसी तरीके से अगर आप लोग भी अपने ब्लॉग को मेंटेन करें, अपने क्रिएटिव सलाहियतों को इस्तेमाल करें, तो कोई बईद नहीं है कि आप ही लोग हो जो चंद सालों के अंदर एक नया फ्रेमवर्क लेकर आ रहे हो। अभी जो हालात हैं इनके अंदर अभी तक किसी ने एआई के साथ कोई फ्रेमवर्क नहीं डिजाइन किया कि एआई के साथ वो किस किस्म का फ्रेमवर्क बन सकता है, टीचिंग का कौन सा फ्रेमवर्क बन सकता है। क्या पता वो आप लोग करने वाले हो। सोचें, गौर करें।